गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें। इसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो एपिसोड है या विशेष तौर पर कह सकते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी अर्थात पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय के तहत पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जिसकी चर्चा आज के एपिसोड में की जाएगी। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज दे रहे हैं, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज दे रहे हैं और समय समय पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी है और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में आपको कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी दे रहे हैं, तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। बीच में कुछ व्यवधान आ जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण, बीच में फिर कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। एग्जाम से पूर्व आपकी जितनी सीरीज है सब कंप्लीट कर ली जाए। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है कि वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है, एक सिद्धांत है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्राकृतिक चयन। साथ में योग्यतम, क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता, की उत्तरजीविता। और इन्हीं दोनों सिद्धांतों के आधार पर इन्होंने बताया है कि प्रजातियों का उद्भव तथा विकास, प्रजातियों का उद्भव तथा विकास। यह हमको स्पष्ट होना चाहिए कि प्रजातियों का जो उद्भव हुआ है अर्थात जो कई प्रजातियां उत्पन्न हुई हैं, इनका किस प्रकार से कह सकते हैं वर्जन हुई है, उसी के विषय में इन्होंने बताया है कि प्राकृतिक चयन और योग्यतम की उत्तरजीविता। जबकि इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत मिलेगा, लेकिन उसमें आकस्मिक परिवर्तन की बात की जाएगी। और वह परिवर्तन का सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो डी बैरोज हैं। लेकिन यहाँ पर वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है, जिसमें इन्होंने प्राकृतिक चयन योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत के आधार पर प्रजातियों के उद्भव और विकास के विषय में व्याख्या दिए हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित को उनके सम्मेलन रिपोर्ट के वर्ष के आधार पर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे COP21, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 21 नंबर थी, और यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमने आपसे स्पष्ट किया है कि नॉर्मल दृष्टिकोण से अगर COP लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि यह UNFCCC का सम्मेलन होगा। किसका होगा? UNFCCC अर्थात जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होगा। और इसका सम्मेलन जो कोप नंबर 21 था, यह सम्मेलन हुआ है 2015 का, और कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में। इसी प्रकार क्योटो प्रोटोकॉल भी UNFCCC का ही सम्मेलन है, और यह सम्मेलन नंबर था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज तीसरी। कहाँ हुआ था? 1997 में, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। इस आधार पर आप देख सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह 97 का है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 2015 की है। और प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है, क्या है? पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं रियो सम्मेलन, तो इसी को हम पृथ्वी कहते हैं, इसी को रियो सम्मेलन कहते हैं, और इसी को UNCED कहते हैं। क्या कहते हैं? UNCED। और यह सम्मेलन हुआ था 1992 का। तो यह 92 का है, क्योटो प्रोटोकॉल 97 का है, UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 का है। और इसी प्रकार जो IPCC की रिपोर्ट है, तो IPCC की अगर हम रिपोर्ट के विषय में बात करें, IPCC का वैसे गठन तो हुआ है 88 में। इसकी पहली रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं AR1, ये आया है 1990 में। इसी प्रकार AR2 ये आया है 1995 में।
ऐसे इसकी समय समय पर अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं और AR3 आई है 2001 की, फिर 2007 है, 2014 है, 2015 है। तो खैर इसके विषय में तो हमको उतना नहीं करना है क्योंकि IPCC अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यह एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन यह तो स्पष्ट है ना कि पृथ्वी सम्मेलन पहले होगा, क्योटो प्रोटोकॉल उसके पश्चात होगा, उसके पश्चात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 होगी। अर्थात यहां पर सी के पश्चात बी होगा और बी के पश्चात क्या होगा, ए होगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं सी के पश्चात बी कहां कहां पर दिया है, तो सी के पश्चात बी और बी के पश्चात ए केवल पहले विकल्प में आपको मिल रहा है। देखिए सी के पश्चात क्या मिल रहा है, बी, और बी के पश्चात ए। बाकी किसी आप विकल्प में जाएंगे तो यहां पर सी के पश्चात तो बी मिला लेकिन बी के पश्चात ए नहीं मिला, तो ए गलत हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखिए बी के पश्चात दे रहा है ए और सी, जबकि ये गलत है। और यहां पर ए भी गलत है क्योंकि हमने कहा सी के पश्चात बी है और बी के पश्चात ए है, तो यह भी क्रम सही नहीं है। तो सबसे बेहतर क्रम कौन सा है, ए वाला है। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यह 2015 का है, यह आपका 1997 का है और यह आपका 1992 का है। और इस आधार पर यह जो सिचुएशन आप देख रहे हैं डी का मतलब IPCC की रिपोर्ट, तो IPCC की रिपोर्ट बीच में आप कर सकते हैं 2014 की। कब की, 2014 की, क्योंकि 2014 में आपकी रिपोर्ट आई थी AR5, क्या आई थी, AR5। तो ऐसे में हमारा क्रमबद्ध जो हो जाएगा, पहले हो जाएगा 1992, फिर हो जाएगा 1997, फिर हो जाएगा 2014, फिर हो जाएगा 2015, अर्थात आंसर होगा ए। अगला यहां पर प्रश्न है, वर्जिन ऑफ स्पीसीज की परिकल्पना को निम्नलिखित में से किसने चुनौती दी थी। अर्थात जो डार्विन का सिद्धांत है उस सिद्धांत को चुनौती किसने दिया है कि प्रजातियों का जो उद्भव और विकास है यह डार्विन के अनुसार नहीं बल्कि यह और प्रक्रिया से हुआ है। यह किसने कहा है, यह बताया है टी बैरोज ने। टी बैरोज ने बताया है कि जो प्रजातियों का उद्भव और विकास है यह प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता पर नहीं होता है जो डार्विन बता रहे हैं, बल्कि ये क्या कहते हैं, किस आधार पर होता है, तो ये कह रहे हैं स्वतः प्रेरित। क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि स्वतः प्रेरित अनायास, क्या, अनायास उद्विकास परिवर्तन। अनायास को ही हम कह सकते हैं एक प्रकार से आकस्मिक परिवर्तन। ये कह रहे हैं स्वतः प्रेरित ये प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया स्वतः प्रेरित और अनायास प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप प्रजातियों का विकास हुआ है, जबकि डार्विन कहते हैं कि ऐसा नहीं है। डार्विन कहते हैं प्राकृतिक चयन तथा योग्यतम की उत्तरजीविता के आधार पर प्रजातियों का उद्भव और विकास होता है, जबकि डी बैरोज इसके क्या है, अगेंस्ट है। चैलेंज किसने दिया है, डी बैरोज ने दिया है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न यहां पर है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 समझौते का क्या परिणाम था। इसका परिणाम तो सबसे पहले यही है क्योटो प्रोटोकॉल का कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 5.2% की कटौती करनी है। कब से कब तक, 2008 से लेकर के 2012 के मध्य में इतने की कटौती होनी चाहिए। कब की तुलना में, तो 1990 की तुलना में। यह सेंटेंस सही है कि 5.2% CO2 के उत्सर्जन में कटौती करनी है। साथ में लिखा है समझौते को अमान्य नहीं किया जा सकता है, यह गलत है, समझौते को अमान्य किया जा सकता है। यह क्योटो प्रोटोकॉल से प्रभावी होना था, क्या यह प्रोटोकॉल 97 से प्रभावी होना था, तो क्या यह सही है कि गलत, गलत है। 97 से नहीं बल्कि यह कब से प्रभावी होना था, 99 से। यह कब अपनाया गया है, तो 97 में अपनाया गया है, लेकिन इसका जो प्रभाव में आना है एक कब है, 99 है, ना कि 97 है। यह प्रोटोकॉल 99 से प्रभावी होना था, तो यह सही है। अर्थात यहां पर जो आंसर हो जाएगा ए और डी हो जाएगा, पी विकल्प सही होगा। अगला यहां पर प्रश्न है कि वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष में अंगीकार किया गया था, तो 97 की यह संधि है, अर्थात 97 में इसको अंगीकार किया गया था। जबकि इसको प्रभावी कब किया जाना था, तो 99 में प्रभावी किया जाना था। 97 का यह प्रोटोकॉल है, प्रभावी कब किया जाना था, 99 में। लेकिन प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में। 2005 में प्रभावी हुआ है। और इसका जो पहला कार्यकाल निर्धारित किया गया था ये था 2008 से लेकर के 2012। यह 3 लाइन आपको स्पष्ट रखनी है।
इसकी चर्चा हम अलग से जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाली सीरीज है उसमें कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए हैं। हमको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए हैं, कब किए गए हैं, कहां किए गए हैं, ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। तो यह दोहा का विषय है। कब का विषय है? दोहा का है, क्योंकि 97 में सम्मेलन हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल। 1999 में लागू होना था, लागू हुआ 2005 में। पहली प्रविधि थी 2008 से 2012। इसके पश्चात की जो प्रविधि थी 2012 से 2020, इसका प्रारूप कहां बनाया गया? इसका प्रारूप बनाया गया था दोहा। कहां पर? दोहा में, जो सम्मेलन चल रहा था 2012 में। अर्थात यहां पर यह व्यवस्था की गई कि जो क्योटो प्रोटोकॉल था, इसी क्योटो प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो क्योटो प्रोटोकॉल 97 का है, इसी में परिवर्तन करके एक नया रूपरेखा बनाया गया। कब? 2012 में, अर्थात दोहा में यह सम्मेलन हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, दोहा। अगला यहां पर है, निम्नलिखित में से हरित गृह गैसों को समाप्त करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? तो हरित गृह गैस को समाप्त करने का पहला जो सम्मेलन बताया गया है वैश्विक स्तर पर, उसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन पर आयोजित हुए सम्मेलनों, प्रोटोकॉल, समझौतों से संबंधित निम्नांकित में से कौन कालक्रम समूह सही है? अर्थात कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे लिखा एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 1992 का है, क्योटो प्रोटोकॉल 97 का है, पेरिस समझौता 2015 का है, और UNFCCC के दलों का जो 10वां सम्मेलन है, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10, तो यह कब का होगा? तो यह ज़्यादा से ज़्यादा हम समझ रहे हैं, चूंकि 95 से हो रही है पार्टी, तो UNFCCC की पार्टी हो रही है, यह 95 से हो रही है, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1 यह है 95 की, 1995। ऐसे आप जोड़ेंगे तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 है, यह करीब करीब आपकी कब जाएगी? हमारे समझ से ये पहुंच जाएगी 5, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, और ये हो जाएगी 2004 की। कब की हो जाएगी? 2004 की। ऐसे में तो 2004, अर्थात ये वाला जो टाइम है ये 2004 का है, और पेरिस 2015 का है। तो क्रम कहां सही? क्रम तो उलट गया ना, बिगड़ गया। ऐसे में अब आप दूसरे विकल्प पर जाइए। UNFCCC के दलों का 10वां सम्मेलन 2004, उसके पश्चात पेरिस 2015, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 का है ना, ये तो भी गलत हो गया, और एजेंडा 1992 का है। लेकिन यहां पर सी विकल्प पढ़िए, एजेंडा 21 1992 ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 97 ठीक है, UNFCCC के दलों का 10वां सम्मेलन अर्थात 2004 ये भी सही है, फिर पेरिस समझौता 2015। तो ऐसे में जो सीक्वेंस का टाइम पीरियड है वो सी विकल्प में उपलब्ध है। ऐसे में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर है, 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, या पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। और इसी सम्मेलन को हम कहते हैं क्या? UNCED, जो इसका ऑफिशियल नाम है, अर्थात रियो सम्मेलन, और इसी को हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन, और इसी का ऑफिशियल नाम है UNCED, जो कब का है? 1992। ऐसे में आंसर होगा डी। अगला प्रश्न यहां पर है, एजेंडा 21 को निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में अंगीकार किया गया था? तो वही 1992 में अगर हम बात करें, जो UNCED का सम्मेलन है, कौन सा? UNCED। इसी सम्मेलन में कई बातें की गई थी। एक सम्मेलन था जो मरुस्थलीकरण के लिए कार्य करेगा, जिसका नाम था UNCCD। एक था UNFCCC जो जलवायु परिवर्तन पर कार्य करेगा। एक था CBD जो जैव विविधता पर कार्य करेगा, और ये तीनों एक अलग से एजेंडा 21 पर काम करेंगे, एजेंडा 21 पे। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इतने प्रारूप की चर्चा की गई थी 1992 में, अर्थात रियो में। कहां पर? रियो में, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन के दौरान।
तो यहाँ पर जो पृथ्वी सम्मेलन की बात कर रहा है या एजेंडा 21 की बात कर रहा है, इसका संबंध रियो भू शिखर वार्ता से है। इससे है रियो भू शिखर वार्ता से है, 1992 की एक घटना। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? यह वर्ष है 1986। कब है? 1986। यहां पर अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में अनुक्रमिक वृद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? अर्थात यहां पर जो एग्जाम्पल हमारे सामने एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत है, इसमें से एक ऐसा विकल्प है जो ग्लोबल वार्मिंग का समर्थन नहीं करता है। बाकी सब समर्थन करते हैं, जैसे परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों का विगलन, बर्फ का पिघलना, यह ग्लोबल वार्मिंग का एक साक्षात उदाहरण है, तो यह समर्थन करता है। इसी प्रकार समुद्र के स्तर में वृद्धि, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का समर्थन करता है। महाद्वीपीय हिमनदों का पिघलना, यह भी ग्लोबल वार्मिंग का समर्थन करता है। लेकिन वर्षा का जो स्थिर पैटर्न है, यह ग्लोबल वार्मिंग का समर्थन नहीं करता। ऐसे में आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वर्षा का जो अस्थिर पैटर्न है, अस्थिर मतलब परिवर्तनशीलता, यह ग्लोबल वार्मिंग का प्रारूप है। लेकिन अगर दे रहा है कि वर्षा का स्थिर प्रारूप, तो यह ग्लोबल वार्मिंग का क्या है? सपोर्ट नहीं करता है, और इस आधार पर यह गलत है और यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताना है कि रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो रामसर कन्वेंशन जो 1971 का प्रावधान है, कब का है? 1971 का प्रावधान है। इसका संबंध है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था और वहीं से आर्द्र भूमियों के संरक्षण के प्रावधान प्रारंभ हुए हैं। तो इसलिए रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। अगला प्रश्न यहां पर है, ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि आयोजित हुआ था। बताना है कि जो कि आयोजित हुआ था कब। आपको बताना है ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, यह किसका प्रारूप है? तो देखिए, अगर हम बात करें ओजोन क्षरण के विषय में, जो सबसे पहला सम्मेलन था उसका नाम था वियना कन्वेंशन। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है, और यह सम्मेलन हुआ था 1985 में। और इसी का जो वास्तविक रूप निकल करके आया वह था मॉन्ट्रियल। क्या था? मॉन्ट्रियल। और यह मॉन्ट्रियल कब का है? 1987 का है। जबकि वियना कन्वेंशन का क्रियान्वयन कब किया गया, अर्थात यह लागू कब हुआ है? तो यह 1988 में लागू हुआ। इस आधार पर हमारा जो आंसर होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके तहत यह प्रभाव में आया है, तो वह वियना कन्वेंशन के तहत प्रभाव में आया है। और वियना कन्वेंशन कब का है? 85 का है। मॉन्ट्रियल कब का है? 87 का। अगला प्रश्न यहां पर है, पृथ्वी एवं उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है? +5 का जो समिट है, यहीं पर हम कह सकते हैं कि जो एजेंडा 21 है, क्या है? एजेंडा 21, इसकी समीक्षा की जाती है। क्या की जाती है? समीक्षा की जाती है। और यह समीक्षा होती है 1997 में। कब होती है? 1997 में। क्योंकि एजेंडा 21 जो प्रभाव में आया है यह 1992 का है। 1992 का जो रियो सम्मेलन है, यह पृथ्वी सम्मेलन है, इसी के परिणाम स्वरूप आया था एजेंडा 21। और इसी एजेंडा 21 की जब समीक्षा की गई पहली बार 97 में, तो यही सम्मेलन कहलाता है क्या? +5 समिट। और यह कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ। ऐसा हमको स्पष्ट होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो ऐसा स्पष्ट रखिएगा, जो यही 97 का न्यूयॉर्क में सम्मेलन हुआ था, इसी को कहते हैं +5 समिट, और इसी को कहते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। तो ऐसे में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? तो यह एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि जब स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की गई थी 1972 में, पहला पर्यावरण पर आधारित सम्मेलन था। कब का?
स्टॉकहोम सम्मेलन। और ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है यह 1972 का है और इसी दौरान पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1972। और इस दौरान अनेक कार्य किए गए हैं। इसी दौरान अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है जो फ्रंटियर रिपोर्ट का प्रकाशन करता है। तो बहुत से कार्य 1972 के हैं और 1972 में ही भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो वन्य जीव संरक्षण है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाती है। भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी 1972 का, जिसको कहते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण। तो इसलिए 72 का हमको डेट बहुत ध्यान से याद करना। फिर अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अर्थात इसी को कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यह कब का है? तो 1972 की घटना है। कब की घटना है? 1972 की घटना है। अगला प्रश्न यहां पर है, मिलान करने वाला है। एक तरफ लिखा है विश्व पर्यावरण दिवस, सबको स्पष्ट होगा 5 जून की घटना है। विश्व वन दिवस, यह मार्च की बात है। फिर इसी प्रकार जो लिखा है विश्व ओजोन दिवस, तो यह 16 सितंबर की घटना है। लेकिन यहां पर जो लिखा है विश्व आवास दिवस, क्या लिखा है? विश्व आवास दिवस। तो विश्व आवास दिवस आप ऐसे में अगर मिलान करेंगे तो आपका जो आंसर मिल जाएगा ये हो जाएगा अक्टूबर की घटना। कब की घटना है? तो अक्टूबर की घटना है। अर्थात यहां पर हम बात करते हैं, ऐसे में आंसर हमारा हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं डी वाला विकल्प सही होगा। क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मीना माता घटना जो पर्यावरण अवनयन का उदाहरण है निम्नलिखित में से किस कारण से संबंधित है? तो यह एक जलीय प्रदूषण का उदाहरण है। 1945 में जापान में जब नाभिकीय रेडिएशन की समस्याएं उत्पन्न हुई, उसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ की मछलियाँ थीं वह मरकरी से ज़्यादा प्रभावित हो गई और फिर इस मरकरी की समस्या से ग्रसित मछलियों का सेवन जब मनुष्य के द्वारा किया गया, यह बीमारियां मनुष्य में प्रवेश कर गईं और उसी का रूप है मीना माता एक बीमारी। अर्थात यह समस्या किस प्रकार की है? तो जल प्रदूषण की समस्या है। जल में किसका पॉल्यूशन है? तो मरकरी का पॉल्यूशन है। किसका है? मरकरी का पॉल्यूशन है। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्न में से किस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जलयानों और अपतटीय मंचों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण भारत सरकार द्वारा होता है? यह घटना है 1958 की, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। कब की है? मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958। अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? बताना है एजेंडा 21 से संबंधित कौन है। यहां पर लिखा है रियो सम्मेलन, +5 समिट, मॉन्ट्रियल संधि, क्योटो संधि। तो वास्तविक तो रूप है रियो, क्योंकि 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो रियो सम्मेलन हुआ था, वहीं पर एजेंडा 21 अस्तित्व में आया था। हाँ, उसकी समीक्षा की गई थी +5 समिट या द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो 97 की घटना है। ऐसे में मुख्य संबंध तो रियो सम्मेलन से है, अर्थात पृथ्वी सम्मेलन से, जो कब की घटना है? 1992 की घटना। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, रियो डी जेनेरियो में जून, यहां पर बात किया गया है 14 तारीख जो है जून में 3 तारीख से लेकर के 14 तारीख के मध्य में यह सम्मेलन हुआ था 92 में। यहां पर पर्यावरण और विकास पर आयोजित यूएन सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका अध्यक्षता किए थे मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। कौन किए थे? मॉरिस एफ स्ट्रॉन्ग। अर्थात आंसर होगा सी। यहां पर अगला जो प्रश्न है यह मिलान पर आधारित है और बताना है, जैसे एक तरफ लिखा है दिवस और एक तरफ लिखा है तिथि, बताना है कौन किससे मैच कर रहा है। जैसे यहां पर है विश्व वन्य जीव दिवस, फिर है विश्व वन्य जीव दिवस, यह 3 मार्च को है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को है। अर्थात यहाँ पर सही जो सुमेलित है वह एकदम क्रमबद्ध तरीके से, यहाँ पर कुछ आपको एडजस्ट अलग से नहीं करना है। अर्थात आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भुज का भूकंप, जोहान्सबर्ग विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व पर्यावरण दिवस,
सैंडी का तूफान। वैसे तो एक घटना सब लोग जानते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब का है? 5 जून का है, अर्थात सी का दूसरा है। तो सी यहां पर है और इस विकल्प में आप देख रहे हैं दूसरा खाली यहां पर का, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन जोहान्सबर्ग जो विश्व शिखर सम्मेलन है, यह भी UNFCCC का है और यह सम्मेलन 2002 का है। कब का है यह सम्मेलन? 2002 का है। ऐसे में तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न यहां पर है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब सरकार के मुखिया थे। तो यह सम्मेलन कब का है? तो 1986। और इस समय किसकी सरकार थी? तो राजीव गांधी की। किसकी थी? राजीव गांधी की थी, अर्थात आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक डार्विन के प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं? तो डार्विन का जो कह सकते हैं प्रजातियों के उद्विकास या उद्भव के संबंध में विचार दिया गया है, उसमें क्या क्या है? तो उसमें अनुकूलतम की बात की जाती है, प्राकृतिक चयन की बात की जाती है और योग्यतम की उत्तरजीविता की बात की जाती है, लेकिन आकस्मिक प्रजाति उद्भव की बात नहीं की जाती है। इसलिए यह गलत है और गलत होने के कारण यही आंसर होगा। जो बातें गलत होती हैं वही क्या है? यहाँ पर आंसर होगा, अर्थात आंसर होगा ए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य रूप से ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? बताना है। तो यहाँ पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है। जो घटना कब की है? 87 की। जबकि पहला प्रयास कौन सा है? वियना, वो कब की है? 85 की। यहां पर अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का प्रभाव, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। अगला यहां पर प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? नॉर्मन मायर्स के द्वारा, और इनकी पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था 88 तथा 90 के दौरान। 88 और 90 में इन दो पत्रिका मतलब दो पार्ट आई थी पत्रिका का, और उसी में इन्होंने सबसे पहली बार हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। तो चलिए इसी के साथ आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं और हम लोग कल पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।